चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा ये, इसको एक ही ग्राफ के ऊपर हमें बनाना है। तो सबसे पहला काम तो दो लाइन बनानी है हमने, एक तो ये और एक लाइन बनानी आपको आती है, क्लास 10th में सीखी हुई है। तो पहले वाले के लिए हम टेबल बना देंगे एक छोटा सा, ठीक है। एक बार x को 0 ले लो, y निकाल लो 3 आ गया, एक बार y को 0 ले लो, x 4, ये पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए भी ऐसी टेबल बना लो, ठीक है। पहले समझ लेना फिर उतारना। x को 0 ले लो, y 4 आ गया, y को 0 ले लो, x 3 आ गया, ठीक है। पेंसिल नीचे। अब इसका ग्राफ बना। तो पहले देखो x सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 4। इसका मतलब यहाँ तक हमें 1 2 3 x ये y एक्सिस, और इसमें y 1 2 3 पहले डालो 0 3 0 3 ये होता है पॉइंट, फिर डालो 4 0 ये पॉइंट, माफ करो मिला दो, दो लाइन बन गई हमारी, एक लाइन बन गई, एक 0 4 ये रहा, एक 3 0 ये रहा, मिला ये सेकंड है, ये फर्स्ट। इतनी बात समझ में आती है। अब हमने क्या सीखा था पिछली क्लास में, हम ये देखते हैं चेक करके कि ओरिजिन इस एरिया में लाई करता है कि नहीं। अब इसकी शेडिंग मैंने बताई थी कि या तो लाइन के इस तरफ होगी या लाइन के उस तरफ होगी। कोई भी लाइन ऐसे बनाता हूँ तो या तो शेडिंग इधर होगी या शेडिंग इधर होगी, मतलब वो सारे पॉइंट्स जो इस लाइन के नीचे होंगे या तो वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, या जो लाइन के ऊपर होंगे वो इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो मैं उस नीचे वाले हिस्से में मैं देख रहा हूँ कि ओरिजिन आ रहा है, तो मैं अगर लाइन ऐसे बनी है मेरी या इधर बनी है तो मैं ओरिजिन को चेक कर लूँगा इसके अंदर डाल के। तो मैंने डाल के देखा भाई 0 डाला 3 की जगह, इसकी x की जगह, और ये भी डाला तो सारा 0 बन गया। देखो तो 0 लेस देन 12 होता है क्या? हाँ जी होता है। तो होता है तो नंबर 1 किस तरफ को शेड होगी? इस तरफ, है ना, इस तरफ को शेड होगी, ठीक। अब मैं इसको शेड करने के लिए इसको शेड ही कर देता हूँ एक बार, ताकि तुम्हें एक बार समझ में आ जाए कि शेड क्या करना है। ये मैंने शेड कर दिया, जितना हिस्सा इसका इधर की तरफ आ रहा है वो मैंने शेड कर दिया। अब मैंने नीचे का शेड क्यों नहीं करा, यहाँ का यहाँ का, क्योंकि ये कंडीशन गिवन है मेरे को कि x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन, मतलब दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, x भी पॉजिटिव होना चाहिए, y भी पॉजिटिव। वो पहले क्वाड्रेंट में ही होता है। यहाँ पर x पॉजिटिव y पॉजिटिव, यहाँ x पॉजिटिव y नेगेटिव, यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ x नेगेटिव y भी नेगेटिव। उसने लिखा है ये दोनों कि भाई दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब हमें सिर्फ शेडिंग किसमें करनी है? पहले क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट में शेडिंग करनी ही नहीं है। तो पहला काम तो मैंने ये शेड कर दिया इसका, ठीक है। अब उसके बाद मैंने दूसरे में डाल के देखा इसको भी सेटिस्फाई करना है। 0 डाला, ओरिजिन की तरफ का ही इसका भी एरिया लेना है मुझे, इस लाइन का। तो मैंने इस लाइन का एरिया लेना, तो मैंने इस लाइन को सेट कर दिया। अभी हर बार मेरे को ऐसे शेडिंग नहीं करनी, इतनी डिजाइनिंग नहीं दिखानी है, ठीक है। ये सारी क्या कर रहा हूँ मैं, इधर गलत कर दिया मैंने, इस लाइन के नीचे ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन डालेंगे। तो आप देख रहे हो जहाँ कॉमन एरिया आ गया वो ये है, आ गया ये वाला कॉमन एरिया, इसको मैं हटा दूं क्योंकि यहाँ पर सिंगल लाइन है, कॉमन नहीं है, और ये भी कॉमन नहीं है। जैसे नंबर लाइन पे कॉमन कर रहे थे ना, वही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मेरा कॉमन एरिया है, दिस इज माय शेडिंग। आगे ना समझ में, आगे भी समझ में आ गई पक्का सबको? तो इस तरह से शेड करना है। अब आपको इस साल इतना ही है शेडिंग करने का कि भाई कॉमन एरिया निकाल दो बस। अब ये 1 2 3 4 ये दीज आर कॉल्ड कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ
दिस कॉमन एरिया, कॉर्नर पॉइंट्स है, ठीक है। अब आपसे जब क्लास 12 पे चले जाओगे तो पहले तो ये ग्राफ बनवाएंगे जो इस साल कर रहे हो, उसके बाद क्या कहेंगे भाई कॉस्ट फंक्शन हमारा कुछ दे देंगे, तो मैंने जैसे कुछ भी दे दिया 4x + 3y, तो कहेंगे कॉस्ट को मिनिमाइज कहाँ पे करोगे, क्या कहेंगे कॉस्ट को, भाई कॉस्ट क्या है, मिनिमम ही करोगे ना कॉस्ट को। जब कोई काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो कॉस्ट हमेशा मिनिमम रखनी चाहिए और प्रॉफिट हमेशा मैक्सिमम। चाहे वो कॉस्ट किसी की हो, लेबर कॉस्ट हो, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो, मटेरियल कॉस्ट हो, आप कोशिश क्या करते हो, भाई सस्ता लाऊं महंगा बेचूं तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो जब भी कॉस्ट को की बात आएगी तो वी हैव टू मिनिमाइज द कॉस्ट, और प्रॉफिट की बात आएगी वी हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। मान लो कॉस्ट फंक्शन दे दिया, अब अगले साल क्या करोगे वो बता रहा हूँ, छोटा सा बस वैसे। तो ये 4 पॉइंट, ये तो है ही पॉइंट हमारे पास, ये पॉइंट भी दिख रहा है हमें 0,3, ये पॉइंट भी दिख रहा है भैया 3,0 है। ये पॉइंट हम दोनों लाइंस को आपस में सॉल्व कर लेंगे, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने सबको आते हैं, ये पॉइंट भी आ जाएगा। इन चारों, इसको तो डालना ही नहीं क्योंकि 0,0 कर दूंगा तो कोई यूनिट ही नहीं बनी, फिर प्रॉफिट किसका, कॉस्ट किसकी। तो इसमें डाल के देखो इसको 1 2 3, तो जरूरी नहीं है आपके यहाँ पर 3 ही आए, हो सकता है 4 लाइन हो जाए, हो सकता है 3 लाइन हो जाए, तो एक से ज़्यादा पॉइंट्स 4 5 पॉइंट्स बन जाए। उन पॉइंट्स को केवल आपको इसमें डाल के देखना है कॉस्ट फंक्शन में, एक्स और वाई की वैल्यू, और जहाँ पर ये सी मिनिमम हो जाएगा उसे कह दो ये मेरा मिनिमम कॉस्ट होगी, इतनी यूनिट्स इसकी बनाऊंगा, इतनी यूनिट्स इसकी बनाऊंगा, तो कॉस्ट मेरी मिनिमम हो जाएगी। ये अगले साल का 6 नंबर में 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले ग्राफ आना चाहिए, तो इस साल हमें ग्राफ बनाना सीखेंगे, भूलना नहीं है कुछ भी चीज़। 11th क्लास की सब चीज़ें इस्तेमाल होंगी ज़्यादातर वहाँ, ठीक है। सेट्स भी यूज़ होंगे, प्रोबेबिलिटी में सेट्स यूज़ होंगे सारे के सारे। तो भूलना कुछ नहीं है कि सर ये भूल गया मैं, ये नहीं याद कर लूँ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जाके अटक ही जाएगा। रिलेशन फंक्शन का पूरा चैप्टर है, तो रिलेशन फंक्शन नहीं भूलना। ट्रिग्नोमेट्री के बिना तो चलता ही नहीं काम। लीनियर इनइक्वालिटीज़ वो वैसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डिफरेंशिएशन में भी काम आएंगी। फिर उसके बाद क्या आता है, तुमने क्या करा, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आया, बस कॉम्प्लेक्स नंबर बेकार है तुम्हारे लिए, तो सबसे आसान है ना। और क्या करा हमने, क्वाड्रेटिक का कोई रोल नहीं है, और अभी तक हमने क्या किया, एपी करा है, एपी का कोई रोल नहीं है अगले साल, जीपी करेंगे उसका कोई रोल नहीं है अभी तक। एपी हमने तो क्या थोड़ी किया, एपी तो है ही नहीं कोर्स में, पिछले साल था जीपी है इस बार, ठीक है। तो भाई इतना कराया, फिर स्ट्रेट लाइंस है वो भी काम आएंगे, सर्कल वो भी काम आएगा, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला नहीं आएगा, और डोमेन रेंज तो रिलेशन फंक्शन आएंगे, लिमिट्स, डेरिवेटिव्स ये सब काम आएंगे, स्टैटिस्टिक्स किसी को काम नहीं आती कभी भी, इक्यू पढ़ाते हैं कभी, और एक प्रोबेबिलिटी काम है, ठीक है। तो और एक बाइनोमियल थ्योरम है वो भी काम आती है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आती, लेकिन करनी तो पड़ती है। बेटा दो तो मतलब जो जोड़ लगाने वाले कुछ चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से करना, और सबसे ज़्यादा जोर जो है ट्रिग्नोमेट्री पे लगाना। अपना जितना तुम्हारे में दम है उसका 50% ट्रिग्नोमेट्री पे लगा देगा, बाकी 50% बचे हुए चैप्टर पर लगा देगा, तो तुम्हारे क्लास 12 में 95% आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री पे लगाया 10% और 90% लगा दिया सारे चैप्टर्स पे, 11th में हो सकता है नंबर आ जाए और 12th में नहीं है, ठीक। तो ये आगे जी अगला x + y ≤ 5, 4x + y ≥ 4, x + 5y ≥ 5, x <= 4, y <= 2। तो सब क्या दे दिए 5 हो गई, 1 2 3 4 5, एक ही में 5 इक्वेशंस, उसका कॉमन एरिया, ठीक है। अब इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, 5 कंडीशंस आ गई, उसको आपने उसका कॉमन एरिया निकालना, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर तुम्हें 3 वाला दूंगा, 4 वाला दूंगा, 2 वाला दूंगा, फिर अपने आप करो। पहले इसे समझ लो अच्छे से कि किस तरीके से हम करते हैं इसको।
तो पहला काम तो आप सबको आता है, पहला काम आपको सबको आता है भाई, ये बना लो इसके लिए टेबल। एक बार x को 0 y 5, y को 0 x 5 2, ठीक है। ये बनाया x को 0 y 4, y को 0 x 1, ठीक है। बस ये दो ही पॉइंट लेना हमेशा, बच्चों की तरह 1 2 3 मत लेना, ठीक है। बड़े हो गए आप, x को 0 y 1, y को 0 x 1। फ्रैक्शन में आ रहा हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 5/4 आ गया, 3/4 आ गया, 3/7 आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए वो कहाँ लाई करेगा। अगर 3/7 आ गया तो पता होना चाहिए 0 और 1 के बीच में लाई करेगा कहीं पर, तो वहाँ मार्क कर दो उसको छोड़ दो। तो एग्जैक्ट ग्राफ के ऊपर ग्राफिंग नहीं कराओगे, रफ पेपर पे ही ग्राफ हो गया, ऐसे प्लेन पेपर। अगर ग्राफ मिल जाएगा तो ग्राफ पे तो फिर सब कुछ कर सकते हो आप, ठीक है। ये समझ लो ध्यान से, इसका बनाने की जरूरत ही नहीं। तो टेबल से आप ग्राफ करेंगे, यहाँ सबसे बड़ा x का नंबर है 5, 1 2 3 4 5, और y का सबसे बड़ा नंबर है वो भी 5, 1 2 3 4 5, ये y का x। तो लगाओ जी 0 5 पे पहले, ये 5 0 पे सबसे पहला काम ठीक। अब इसके साथ साथ ही इसकी डायरेक्शन भी मार्क करते चलो। जैसे पहला वाला मेरा है ना, तो अगर सारी बना दोगे तो फिर ढूंढते रहोगे कौन सी किसकी है। तो पहले वाली में ही क्या करना है, अपने यहाँ मार्क करोगे ओरिजिन इस तरफ है या नहीं है, नहीं है, है। 0 + 0 < 5 होता है, बिल्कुल मार्क कर दो, ये इधर को चलो। फिर अगले वाला है 0 4 1 0 वाला, तो 0 4 ये रहा, 1 0 ये रहा, मिला दो, ठीक। अब ये इधर डालोगे तो इसमें ओरिजिन नहीं आ रहा है, क्योंकि 0 > 4 नहीं होता, इसका मतलब ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करना, इधर चलेगा। क्लियर होगी बात, समझ में आ गई। फिर आ जाओ जी इसमें भी नहीं है, क्या आएगा 0 1 और 5 0 है। इसको ऐसे मान, इसमें भी ओरिजिन नहीं आ रहा है, देखो मतलब इधर का एरिया ओरिजिन किस में आएगा, इस तरफ, इसका भी एरिया किधर होगा जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे x = 4, x = 4 लाइन होती है ये जो 4 से जाए, लेकिन <4 की बात कर रहा है, मतलब इधर की तरफ, उधर नहीं जाना, टुवर्ड्स ओरिजिन। 0 < 4 इधर की ओरिजिन की तरफ। y3 ये वाली लाइन, तो ये किधर, नीचे की तरफ, ओरिजिन जा रहा है, देखो 0 < 3, तो टुवर्ड्स ओरिजिन ये। तो जहाँ सारे एरो इकट्ठे हो जाएंगे वही मेरा कॉमन एरिया। देखो इसके भी हैं, इसके भी हैं, इसके भी हैं, इसके भी हैं, इसके पांचों एरो इधर आ गए। अब इधर जाऊंगा तो ये एरिया ले नहीं सकता। अब देखो इसमें कितने एरिया बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक बाहर का भी ले लो, क्या है ना। लेकिन आपके पास इस एरिया में ये लाइन का एरिया नहीं आता, इस एरिया में इस लाइन का नहीं आ रहा, इस लाइन का नहीं आ रहा ना, तो बस एक का भी छूट गया तो छूट गया। ये एरिया में इस लाइन का नहीं आएगा, इस एरिया में कौन सी का नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा। ऐसे आप देखोगे जहाँ सारे एरिया में ये सारे एरोज एक डायरेक्शन में चल पड़े, मतलब कॉमन जगह पर आ जाए, यही आपका यही आंसर। एक बार ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा कि कौन सा एरिया हमें लेना है। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से आपको इसकी शेडिंग करनी है। अब इसको उतार लो जल्दी से 5 लाइन वाला। फिर उसके बाद छोटी सी बात ये है, अगर यहाँ पर जो सामने देखो आप सब =टू साइन है, तो भी विदाउट =टू नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो तो इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट्स इस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं वो इसको इंक्लूड नहीं करना है। तो उस लाइन को डॉटेड बनाना, बोल्ड लाइन नहीं बनानी, डार्क लाइन नहीं बनानी।
डॉट कर देना ऐसे टक 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 ऐसे करके। जैसे ये वाली है, ये कौन सी वाली लाइन थी, 04 वाली, ये वाली, ये लाइन वाली ना, तो इसको ऐसे मार्क कर देना डॉटेड लाइन। उसका मतलब ये है कि लाइन के ऊपर वाले पॉइंट इस कंडीशन में आएंगे ही नहीं, क्योंकि इक्वल्स टू को साइन नहीं आएगा ना, ठीक, ये भी ध्यान रखना है। बाकी इन्होंने, इसने कोई एग्जांपल ऐसा दिया नहीं है इसमें ग्रेटर देन इक्वल्स टू ना हो, लेकिन वहाँ आ सकता है, तो वहाँ पे भी गलती कराओगे, ध्यान से करना उसको कि भाई इसमें इक्वल्स टू है नहीं। सबसे पहले क्वेश्चन छुटते ये देखना है आपने, मिटा दूँ, सबसे पहले छुटते यही देखना है कि इक्वल्स टू है या नहीं है सारे, ठीक है। अब देखो इस लाइन में, इसमें कहीं भी x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 नहीं दे रखा है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो यही वाला पोर्शन आया है जो फर्स्ट उसमें आया है ना। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे वो अपने आप उसका सॉल्यूशन, क्योंकि हम इसमें यूज करते हैं ज़्यादा, इसको बिजनेस में यूज करते हैं, और एक्स वाई क्या होते हैं, कोई भी आर्टिकल होता है तो उनकी काउंटिंग होती है। अब काउंटिंग नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसलिए नेगेटिव नहीं आता। एक्स और वाई की वैल्यू कभी भी नेगेटिव तो फर्स्ट उसमें ही आएगी क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। अगर कुछ और ही हो तो हो सकता है आ जाए, उसकी कोई मनाही भी नहीं है, लेकिन अगर हम बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं तो नहीं आता, ठीक। कुछ और यूज़ करते हो पता नहीं। अब देखो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसे करना है आपने, एक क्वेश्चन करके देख लो अपने आप। ये क्वेश्चन दिया है आपको, अपने आप अटेम्प्ट कीजिए, देखता हूँ कौन करके दिखाता है। पहला काम तो यही कर लिया, पहले 8 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 0 8 4 0, ठीक है। अब इसका एरिया इधर की तरफ, ओरिजिन की तरफ नहीं आएगा, ये आएगा ना, फिर आया 0 4 ये रहा, और 8 0, इसका भी ऊपर की तरफ गया, इसका भी नहीं आया। फिर आया इसका ओरिजिन की तरफ आएगा। अब देखो इनमें 3 लाइन है ना, ये लाइन ऊपर को जा रही है तो यहाँ बना लो, ये लाइन आगे को जा रही है तो यहाँ बना लो, और इस लाइन के नीचे की तरफ आ रहा है क्योंकि 0 0 लेस देन 6 है तो इसका यहाँ होगा। तो ये छोटा सा बीच में हिस्सा है, ये आपका ये मेरे भी तेरा कसम पर निकाल के तेरे भी आगे ये है ना, इस तरह से तो छोटा आगे दिख ही नहीं रहा है, तो ये लाइन बना रखी है तो शेडिंग करके, ये कैसी लाइन बनाई है, लाइन सीधी होती है कैसे बनाई है, आर्टिस्ट है क्या, शेडिंग शूटिंग करता है क्या, ठीक है। थोड़ा ऐसा तो हो ना दिखाई दे, थोड़ा बड़ा लाइन तो सीधी सीधी स्ट्रेट होनी चाहिए। आगे में चलो मैं आपको, चलो एक और देता हूँ, चलो अगला क्वेश्चन है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, 7x प्लस 9y लेस देन इक्वल्स टू 63, x लेस देन इक्वल्स टू 6, y लेस देन इक्वल्स टू 5, xy ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। करिए करो अपने आप करो। देखो जी पहले टेबल बना लो,
x0 y1 y0 x1, ये तो हो गया। दूसरा टेबल बना लो, x0 y7 y0 x9, और इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गए 0 1 1 0, एक तो लाइन नहीं होगी, ठीक है। ये 0 की तरफ नहीं है तो इसका एरो इधर लगा दिया, ठीक है। अब चाहो तो यहाँ ना लगाकर इस एरो को ना बाहर लगा लिया करो ऐसे पेंसिल से, ताकि इस एरिया में ज़्यादा जो है ना खिचड़ी ना बने तुम्हारी इसकी। ये 0 7 मतलब ये ना, 9 0 मतलब ये ना, ठीक है। इसमें एरिया 0 की तरफ का आ रहा है, ये 0 की तरफ का ले लो। फिर x लेस देन इक्वल टू 6 मतलब कि 9 ये हो गई मेरी, इसमें एरिया इधर का आ रहा है। फिर y 5 से छोटा तो इसका एरिया इधर को आ रहा है। तो ये वाला एरिया, बल्कि इस पॉइंट को लाइन को इधर ही लगा सकते हो। अब ये सारे चारों लाइन का एरिया इस वाले में हो गया। अब देखो जाने को ये एरिया बाहर की तरफ यहाँ भी शेड हो सकता था, क्योंकि इस लाइन के इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है। लेकिन क्योंकि उसने ये कंडीशन दे दी हमें, तो इसलिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। कंडीशंस का समझ में आना चाहिए तुम्हें, कंडीशन क्या है, क्यों दे रखी है, ये कितना एरिया शेड। इसके कितने कॉर्नर हो गए देखो, 1 2 3 4 5। अब ये 6 डालोगे तुम उसके अंदर, जो भी फंक्शन होगा अगली क्लास की बात बता रहा हूँ, फिर उसमें से चेक करोगे मैक्सिमम मिनिमम जो पूछा होगा, ठीक है। तो ये आपका लीनियर इनइक्वालिटी आज समाप्त। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, बस 2 घंटे 1.5 घंटे तो मैं यही नहीं कराते रह सकता, तुम भी बोर हो जाओगे क्या कर रहे हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज सेट्स की मिसलेनियस एक्सरसाइज तेरे को बड़ी इच्छा है उसकी करनी है ना, तुमने सेट्स कर लिया बेटा अच्छे से। सेट्स कर लिया तुमने अच्छे, जब तो समझाऊंगा उसे, कर लिया। सब कुछ सही है, वो x बिलोंग्स टू वाली जो थे ये इसमें लाई करता है। कौन सी प्रॉपर्टीज है और कौन सी सेट्स की प्रॉपर्टीज है, मुझे दिखाएगा जब तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर, हर क्वेश्चन को तुम उससे कर सकते हो। मैंने 2-4 तो कराए भी थे, तुम्हें डी मॉर्गन्स लॉ कराया था तुम्हें, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह ये है क्या, तो एसोसिएटिव लॉ ये। चलो नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना मुझे, मैं एक बार देख लूँगा ना उनको, मैंने भी नहीं करेंगे चलो मैं करवाता नहीं हूँ। जो क्वेश्चन तुम मिसलीनियस वाले कह रहे हो ना, प्रूविंग वाले हैं ना, मेरे को अगली क्लास में याद दिलाना। मैं एपी तो हो गई जी कॉमन डिफरेंस, जीपी हो गई जी कॉमन रेशो, कॉमन रेशो 2 4 8 16 32। तो A2 अपॉन A1, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू A3 अपॉन A2 इज इक्वल टू A4 अपॉन A3 इज इक्वल टू A5 अपॉन A4 एंड सो ऑन, सब बराबर। मतलब एक ऐसी सीक्वेंस जिसमें रेशो कॉमन हो या सबका कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशियो है वो इक्वल हो। तो 4/2 हमेशा आगे में से पीछे माइनस करते थे, एपी निकालते वक्त भी क्या करते थे, आगे वाली में से पीछे वाली टर्म माइनस करते थे। यहाँ भी आगे वाली अपॉन पीछे वाली, 8/4 16/8 32/16, ये सब 1/, ये सब 2 2 2 2 2 आते जाएंगे, 2 2 2 2 2।
आगे बात समझ में? तो ऐसी टर्म, ऐसी सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब एपी और जीपी में बस इसी चीज का डिफरेंस है, बाकी क्वेश्चन इसके बिल्कुल उसी टाइप के हैं जैसे एपी में होते थे। अब मान लो यही सीक्वेंस देखी मैंने, और उसने कहा 25th टर्म बता दो जरा, या 135th टर्म बता दो, तो लिखेंगे तो है नहीं, जैसे एपी में नहीं लिखते थे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए एन का, ए आर की पावर एन माइनस वन, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। तो दिस इज फर्स्ट टर्म, ए इज 2, रेशो भी यहाँ पर 4/2 ही है, और उसने बोला 25th टर्म निकाल दो, ए 25 निकाल लिया, मतलब एन कितना हो गया? 25। तो यहाँ डाल लो 2 की जगह 2 इंटू 2 की पावर 25 माइनस 1, मतलब 2 इंटू 24, मतलब 2 की पावर 25। ये आपका 25वीं टर्म ये हो जाएगी, ठीक है। और ऐसी 135 निकालने तो 135 निकाल लो, उसमें क्या है? 2 इंटू 2 की पावर 134 हो जाएगी, क्योंकि इससे एक कम होती है। यहाँ एन है, यहाँ एन है, तो आर की पावर में एक एन कम हो जाता है। 135 है तो 134, 25 है तो 24 हो जाएगा। पर ऐड इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर 135 भी हो जाएगी, क्योंकि ट्वाइस होती जा रही है, इसलिए तो ना आगे बात। वैसे भी बता सकते हैं तुम इसे देख के, इसको अगर देखते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, हर टर्म में पावर उतनी है जो नंबर की टर्म की है। तो अगर 25वीं टर्म लिखूंगा 2 की पावर 25, 135, कोई सी टर्म नहीं। इस वाले क्वेश्चन सब में नहीं, एक तो इस तरह के क्वेश्चन होते थे आपके, है ना। और अब जैसे इसमें क्वेश्चन कैसा हो सकता है, और इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल सेम जैसा एपी में था, बिल्कुल सेम जीपी में। उसने कहा विच टर्म ऑफ जीपी 2, 1, 1/2, 1/4 इज 1/128। इस जीपी में 128 कौन से नंबर पर आती है? इसका मतलब ये है विच टर्म ऑफ दिस जीपी इज 128, इसका मतलब 128 इस टर्म में, इस सीक्वेंस में कहां पर आएगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या क्या गिवन है? हमें ए गिवन है, रेशो 1/2, और ये ए एन है। मुझे पता नहीं कौन से नंबर पे आएगी। तो मैंने क्लास 10th में थे, जब भी मैंने इस तरीके से समझाया था उसको, जिस बच्चे को नहीं समझ में आता है वो एक बार समझ लो मैं क्या समझा रहा हूँ। वही चीज़ मैं 10th में समझाता हूँ, वही 11th में, जीपी में भी वही, और एपी में भी वही। देखो ए एन क्या होता है, इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो है ए एन और एक है एन, ठीक है। ए एन जो है, मान लो कोई आदमी है, उसका एड्रेस जो है वो तो होता है एन, एन इज द एड्रेस, और ए एन होता है उस आदमी का नाम। समझना मेरी बात को। जैसे मैं हाउस नंबर 1274 में रहता हूँ, सेक्टर 10, ठीक है। तो मेरा हाउस नंबर, मेरा एड्रेस है 1274 सेक्टर 10, वो तो एन है मेरा हाउस नंबर। पर उस हाउस नंबर में कौन रहता है, तो मैं अपना नाम लिखूंगा, मैं संदीप हूँ, मैं रहता हूँ। ए एन इज द पर्सन विच इज रिजाइडिंग ऑन दैट एड्रेस, और एन क्या है? वो एड्रेस। तो अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा तुमसे कि भाई इस जीपी में ये कहाँ पर रहता है, इसका एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस क्या है। इसका मतलब एड्रेस पूछा तो उसने, हमने क्या कहा? एड्रेस है ये, मतलब वी हैव टू फाइंड एन, मतलब हमने इसमें एन निकालना है। ये गिवन है, इसका मतलब ये आदमी पता है मुझे कि कौन रह रहा है वहाँ, और उसका एड्रेस भी पता मुझे। अब जैसे मैं कहूँ मैं संदीप हूँ, तो मेरे तुम्हें तो नहीं पता मैं किस एड्रेस पे रहता हूँ, तो तुम ढूंढोगे जाके होगे सब कहाँ रहते हैं, तो तुम्हें पता चले हाउस नंबर 1274 पे रहते हैं सर, तो वो एन है मेरा, दैट इज एन। और ए एन क्या है? जो आदमी वहाँ रह रहा है, या जो नंबर उस जगह पर है। तो ये इसने पूछा था कि 128 कहाँ पर है बेटा, उसका एड्रेस बताओ। तो मतलब वी हैव टू फाइंड एन। तो फॉर्मूला आपके पास ए एन का होता है ए आर की पावर एन माइनस 1।
अब आपको सब कुछ दे रखा है, 128 दे रखा है, a की जगह 2 दे रखा है, r की जगह 1/2 इसकी पावर n-1। इसको इधर लिख लो, ये हो गया 256 1/2 की पावर n-1। अब इसको क्योंकि ये 1/2 की पावर है, इसे भी 1/2 की पावर बना लो। 1/2 की पावर कितनी हो जाएगी? 8 7 32 32 दूनी 64 34 5 6 7 8 हो गए। 2 की पावर 8 इज 256, 2 की पावर 8 इज 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 1024, ऐसे याद करना। तो इसको जब 1/2 लिख लिया तो इसकी पावर दोनों की इक्वेट कर सकते हो आप। तो आप लिख सकते हो n-1 8 के इक्वल n इज 9। तो मतलब 9वें नंबर पर ये आता है 128। ठीक है, ये कंसेप्ट अगर याद रहेगा ना, कंफ्यूजन नहीं होगी 128 क्या है, क्या निकालना है मुझे, क्या नहीं निकालना। तो 128 दिया उसने कहा विच टर्म इज दिस। तो विच टर्म का मतलब पूछ रहा है कि कौन से नंबर की टर्म है भाई, n क्या है इसका, एड्रेस क्या है इसका। ठीक है, तो इस तरह के एपी में क्वेश्चन होते थे आपके। क्या होता होगा? कॉमन रेशियो बेटा, कॉमन रेशियो। सो जाता है कि बीच में, अभी तो रेशियो बताई थी, इतनी सारी टर्म लिखी थी रेशियो, a2/a1, a3/a2, a4/a3, ये सब क्या है रेशियो। जिसमें रेशियो बराबर हो वही तो जीपी होगी। इसमें एपी बन रही है, देख तो सही एक बार, एपी बन रही है, बन रही है। रेशियो से हमारा एपी बन रही है क्या? नहीं बन रही। दिस माइनस दिस तो माइनस हो रहा है, दिस माइनस हाफ आ रहा है, तो एपी तो नहीं है ना। तो रेशियो अगर सेम आ रहा है तो आर इज कॉमन रेशियो, और हमेशा a2/a1 a3/a2 अगली टर्म अपॉन पिछली टर्म, वो रेशियो। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन है अच्छा ये है क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग चल रही है, भूल गया फाइंड the fourth term from end of GP 3 6 12 24 30 72 पे खत्म है। पीछे से आपको फोर्थ टर्म बतानी, पीछे से। अभी तक जो हम कर रहे थे फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग थी। ठीक है, फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होती है an ar की पावर n माइनस, अभी 4 डालनी है तो क्या करोगे, a4 ar की पावर 3। ये फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग हो गई। उसने कहा पीछे से बताओ, पीछे से बताओ। तो अब पहले तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि भाई nth टर्म फ्रॉम एंड, वो तो हो जाएगी, मान लो a-n, ऐसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, वो हो गई l इंटू 1/r की पावर n-1, लास्ट टर्म अपॉन r की पावर n-1, लास्ट टर्म अपॉन r की पावर n-1। ये हो गई nth टर्म फ्रॉम एंड, या तो ऐसे निकाल लो। लास्ट टर्म क्या है हमारी 3072, और रेशियो कितना है 2 1/2, और फोर्थ टर्म निकालनी है तो 4 - 1 3। तो ये 2 की पावर कितनी बनती है, इसे काट लो 2 से पहले, तो आसानी से हो जाएगा। 2 से काटो, ठीक है, फिर 2 से काट लो, फिर 2 से काट लो, कितना आ गया, तो n-1 तो कितना आ गया जी 384। तो ये हो जाएगा nth फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड इज 380। काटते हुए तो गलती नहीं हुई कोई भी। 383 8 से मल्टीप्लाई करके देखिए, 64 और 2 66 66 ठीक है।
गलत आ गया, गलत आ गया, कुछ गलत कर दिया। 7 अच्छा ये 7 6 है, इसीलिए कितना हो जाएगा फिर दो से काटूंगा तो फिर दूसरे पे आ गया 84 है। ठीक है, अब ठीक हो जाएगा ये मेरे से 307। तो ये आपके पास एक तरीका तो ये है भाई फॉर्मूला याद कर लो। ठीक है, दूसरा क्या है तरीका, इससे पहली वाली टर्म लिखो पहले तो, इससे पहली वाली टर्म ये मत लिखो, नहीं लिखना तो इसको उल्टा लिखो, लास्ट में क्या आएगी 6 है ना। अब एक बार समझ लेना फिर उसके बाद करना, थोड़ा मेहनत रखते दो। जब इसका रेशो हम 2 था, जब हम सीरीज को पलट देंगे तो उसका रेशो उल्टा हो जाएगा 1/2। जब भी सीरीज को हम पलट देते, एपी में क्या होता था, डिफरेंस नेगेटिव हो जाता था। पहले मान लो ऐसे था 2 4 6 8 10 ऐसे थी, तो इसका डी होता था 2, लेकिन अगर मैं 10 8 6 4 2 लिख दूं तो डी हो जाता था -2। तो यार जो भी डिफरेंस होता था उसमें साइन बदल जाता था। और यहाँ पर क्या होता है, जो रेशो है वो रेसिप्रोकल हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर 1/2 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 1/2 हो जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पर रेसिप्रोकल लिया उसने 1/r। फॉर्मूला वही है, सेम ही है। फॉर्मूला क्यों सेम है, देखो एल अब क्या बन गई फर्स्ट टर्म मेरी इसकी, ये एल ही तो है, और आर हो गया 1/r, जो आर था वो हो गया 1/r, और पावर में क्या है n-1। फॉर्मूला क्या होता था, यही तो है। देखो ए जो है वो फर्स्ट टर्म है और आर जो है वो मेरा कॉमन रेशियो है। अब यहाँ पर ए जो था वो पहले यहाँ से स्टार्ट हो रहा था, तो ए था 3 और आर था 2। अब जब मैंने इसको पलट दिया तो ये हो गया ए मेरा, जो कि एल लिखा हुआ है मैंने, और आर हो गया उसका उल्टा रेसिप्रोकल, जो कि मैंने 1/r दिखाई रखा है। और कौन से नंबर की टर्म है, फोर्थ टर्म में। तो यहाँ पर लिखोगे तो देखो फिर वही आ गई 3072। ये फॉर्मूला लगाऊंगा स्टार्टिंग से, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड या फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। बिगिनिंग करने के लिए उल्टा कर दो सीरीज को। और रेशो कितना है हमारा इसका 1/2, इसका था 2 तो इसका होगा 1/2, और इसकी पावर n-1। n कितना है मेरा 4 4 - 1 3 हो गया, तो वही देखो वही सेम आ गया 1/2 की पावर हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला याद करो ना करो तुम्हारी इच्छा है। क्लियर होगी बात। तो ये जीपी का फ्रॉम एंड वाला बात बनी। अब आप इसको लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो मैं क्वेश्चन कराता हूँ। ओके जी, हटाऊं। अच्छा, अब देखो एपी में हम टर्म्स लिखा करते थे कि भाई फोर्थ टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है। तो एपी में जैसे हम फोर्थ टर्म लिखते थे तो a + 3d लिखते थे। क्यों, क्योंकि nth टर्म क्या होती थी a + n-1। तो यहाँ पर जो n होता था उसको हम यहाँ डाल देते थे तो n-1 3d। फिफ्थ टर्म लिखनी होती थी हमें तो क्या करते थे a + 4, इससे एक कम। अब मेरी nth टर्म क्या हो गई a × r की पावर n-1, मतलब जितना नंबर यहाँ उतनी एक उससे कम। अब मैंने कहा फोर्थ टर्म इज दिस, तो मैं क्या लिखूंगा AR3। फिफ्थ टर्म, तो फिफ्थ टर्म लिखूंगा AR4, इससे एक कम। सिक्स टर्म AR5, ऐसे तो मैं आगे मेरी बात। अब तुम्हें क्वेश्चन देंगे, वो यहाँ पे भी करते थे, वो कहते थे भाई फोर्थ टर्म इज 24, सेवंथ टर्म इज 36, फाइंड कॉमन डिफरेंस, फाइंड फर्स्ट टर्म, ऐसे निकालते थे, या कहते थे फाइंड एपी, ऐसा क्वेश्चन।
ऐसे ही अब यहाँ पे देंगे फोर्थ टर्म इज दिस, सेवंथ टर्म इज दिस, फाइंड जीपी। जैसे क्वेश्चन दिया था तो क्वेश्चन देता हूँ। ये मैं उसके साथ कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ कि तुम उसमें और इसमें कुछ खास डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन है द फोर्थ, सेवंथ एंड लास्ट टर्म of the GP are 10, 80, 2560 respectively. Find the first term and the number of terms इन जीपी। ठीक है, फर्स्ट टर्म निकालो और कहता है नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। तो आपको क्या गिवन है, एक तो फोर्थ टर्म गिवन है, एक आपको सेवंथ टर्म गिवन है, एक आपको लास्ट टर्म गिवन है। तो लास्ट टर्म को हम एन भी बोलते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म, लास्ट की टर्म जिसका नंबर नहीं पता मुझे, और मेरे को ये तो गिवन है। और फाइंड मुझे क्या करना है, फर्स्ट टर्म करनी है, मतलब ए फाइंड करना है और एन फाइंड करना है इस जीपी में, क्योंकि लास्ट दे रखी है ना मुझे कि भाई यहाँ एंड हो रही है जीपी, तो इसलिए कितनी टर्म्स है ये बतानी है। तो एक बार देख लो, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन करना अपने। तो आपको दे रखा है A7 मतलब AR6, ये समझ में आ गया, 7 से कम। A4 AR3, फॉर्मूला क्या, an इज इक्वल टू AR की पावर n-1। जो यहाँ डाला नंबर उससे एक कम ऊपर लिख दिया। 6 डाला था, यहाँ 7 था, तो AR6 इज इक्वल टू 80। 4 था तो AR3 इज इक्वल टू 10। वहाँ पर हम माइनस करते थे, यहाँ डिवाइड करेंगे, बस इतना ही। दो इक्वेशन बन गई, डिवाइड करना है, क्योंकि एक वेरिएबल को हटाना है। अब यहाँ माइनस करके नहीं हटा सकते हैं, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करके हटा सकते हैं। देखो कट गया, तो R3 आ गया 8, जो कि 2 की पावर 3 होता है। R कितना हो गया, जब बेस जो है इक्वल हो जाते हैं, जब पावर्स इक्वल हो जाते हैं, और पावर्स अगर इक्वल है तो बेस सेम हो जाते हैं। ठीक है, और उल्टा भी ऐसे सही है इसका, कि बेस अगर सेम है तो पावर्स इक्वल हो जाते हैं। तो R आ गया आपके पास। अब छोटी वाली जो वैल्यू थी AR3 इज इक्वल टू 10, इसमें इस R को डाल दो। A इंटू 2 की पावर 3 मतलब 8 हो गया। A कितना आ गया, 10/8 दैट इज 5/4। तो आपकी फर्स्ट टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म इज 5/4। अब आपको n और निकालना है, यू टू फाइंड n। फॉर्मूला ये रहा हमारे पास। लास्ट टर्म दे रखी है आपको 2560, A दे रखा है आपको, क्या था, A क्या निकाला आपने, 5/4, और रेशो कितना दिया है, 2 की पावर n-1। अब इसको नहीं छेड़ाखानी करनी बिल्कुल भी, कभी इससे काट पीट कर दो, कुछ नहीं करना। ये 2 की पावर n-1 है, इसको अलग रखना। अब इसे पहले इससे काटो और फिर इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा, ये 2 की पावर 9 है ये, और ये 2 की पावर 2 है इधर, क्योंकि 2 की पावर बनानी है इसलिए मैंने ऐसा करा था। 2 की पावर n-1 आ गई, 2 की पावर 11, तो n-1 11 के इक्वल आ गई, n12 आ गई। तो इसमें यहाँ से वहाँ तक 12 टर्म्स होगी। समझ में आ गया, उतार दो बता, नहीं समझ में आया हो तो बोलो। फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको, और सम ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ टर्म A3 + A5 दे रखा है। R निकालना बहुत सिंपल है, 2 स्टेप का क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं क्वेश्चन करना, बहुत सिंपल है। करिए शाबाश। देखो क्वाड्रेटिक कैसी होती है, ax² + bx + c।
इसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। लेकिन अगर यहाँ 4 आ जाए, यहाँ स्क्वायर आ जाए, तो ये बाई क्वाड्रेटिक हो जाती है। दिस इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ऐसी होती है जैसे इसकी होती है, इसके फैक्टर्स वैसे ही निकाले जाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ लिखा AR4 AR2 और ये AR4 90। ए तो पता है ना, ए तो 1 ही है, तो इससे R² प्लस R4 इज इक्वल टू 90। तो इससे हमारे पास ऐसे बनती है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 10R² माइनस 9R² माइनस 90। मिडिल टर्म स्प्लिट करते, R² कॉमन निकाल ली, तो R² प्लस 10 माइनस 9 कॉमन निकाल ली, R² प्लस 10। तो R² माइनस 9 और R² प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो R² माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और R² प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि R² एक इवन वो नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, और 10 भी पॉजिटिव है। दो पॉजिटिव नंबर्स कभी 0 नहीं हो सकते, उनका सम दो पॉजिटिव नंबर्स का 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 10 तो ऑलरेडी है ही। मरे से मरा यहाँ कुछ भी लिख दूँ तो भी 0 लिख सकता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा तब भी 10 ही बनेगा, 0 नहीं हो सकता। नेगेटिव लिखूंगा तो स्क्वायर है, पॉजिटिव है, तो इट कैन नॉट बी 0। तो ये 0 होगा। तो इससे मैं लिखूंगा R² इज इक्वल टू 9, तो R कितना आ गया प्लस माइनस। ये लिखना नहीं भूलना, इसके मार्क्स कट जाएंगे नहीं। तो R प्लस भी होगा माइनस भी होगा। ठीक है, ये NCERT का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखिए। एक क्वेश्चन करो, इफ द 4th and 9th terms of a GP be 54 and 13122 respectively, find G। मैंने ट्रिगो का टेस्ट बोला था तुम्हारा किसी डेट पे, ट्रिगो का टेस्ट फिर लूंगा, तो तैयारी फिर कर लेना। ट्रिगो का टेस्ट फिर लूंगा। 13122। अब ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट हम लूंगा मैं, ट्रिगोनोमेट्री टेस्ट कब लेना है? नेक्स्ट सैटरडे। आज अगले साल दे दिए, अप्रैल में आ गए है ना, जब 12th में आ जाएगा, जब ड्यू ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट सभी को दे दो। ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट आज क्या है? ट्यूसडे। तो नेक्स्ट ट्यूसडे, आज तारीख क्या 27, 27 है ना। देख क्या पड़ेगा ट्यूसडे का। तो ये महीना कितने का है? थर्सडे तारीख क्यों नहीं करा? 1.5 महीने से क्या कर रहा है? घर बैठा मौज मार रहा है। तो कराया तो फिर मेरे थोड़ी मतलब लेना देना है उसका। स्पेलिंग होती है TUESDAY। इसको बोलते हैं ट्यूसडे, मंगलवार। आज मंगलवार है, महावीर का वार है। तो देने ही पड़ेंगे आपको, बिना टेस्ट के पढ़ाई नहीं होती है। जो बच्चा टेस्ट से भागता है ना, तो पढ़ नहीं सकता। फिर छोड़ दो, तुम मैथ क्यों ले ली, तुमने आर्ट्स ले लेते, हिस्ट्री सिविक ज्योग्राफी पढ़ लेते, वो ज़्यादा अच्छी थी तुम्हारे लिए, अगर मेहनत नहीं कर सकते। चलो, 4th टर्म दे रखी है, 9th टर्म दे रखी है, जीपी निकालनी है। बिल्कुल सेम जैसे पहले करा था आपने, वैसे ही करना है आपने। फोर्थ टर्म इज ARQ 54 है, अभी बता। ये हो गया जी 1312, दोनों को डिवाइड करो। AR8 ARQ 1312 अपॉन 54, ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 5। ठीक है, अब इसे काटा पीटी करो, देखो कितना बनता है। 3 की पावर में बननी चाहिए।
ये हो गया 3 4 5 5 और 7 ठीक है। तो 3 3 18 3 54 हो गया, 3 12 3 9 3 12 ठीक है। फिर 3 से कट जाएगा, 3 से 18 3 से 12 और 3 से 243 कितना है 243 240 में 3 की बार 5 और कितना आ गया जी 3 आता है ना। अब जब जीपी लिखनी हो तो पहले फर्स्ट टर्म लिखो, पहले फर्स्ट टर्म निकालो, इसमें डालो छोटी वाली। ये हो गया a इंटू आर की पावर 327 इज इक्वल टू 54 27 गुणे 54, तो ये आ गया 2, ये आ गया 2 आर आ गया। तो पहली टर्म लिखो 2, अगली टर्म में रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो 6 के बाद फिर रेशियो मल्टीप्लाई कर दो 18 में फिर रेशियो मल्टीप्लाई कर दो 54 नहीं 83 से 54 36 एक्स्ट्रा हो। तो ये हो गया 2 6 18 50 ठीक। तो इस तरह से आप जीपी लिख सकते हैं। The third term of GP is 4. Find the product of its first 5 terms. देखो जो भी बच्चा नीट की तैयारी करता है ना, नीट की जेईई मेंस की, उसके लिए जरूरी क्या है, सबसे पहले अपना 11-12 का कोर्स पक्का करें, जो बेसिक तुम पढ़ रहे हो। अगर तुम्हें ये कुछ आता ही नहीं है, तुम जेईई मेंस की तैयारी करने लग जाओगे तो तुम्हें क्या समझ में आएगा, फॉर्मूले वहाँ को रटे रटाई चीज़ थोड़ी आती है। पहले बेसिक चीज़ समझो कि ये है होता क्या है, जीपी क्या है, जीपी के क्वेश्चंस ट्राई करो, फिर उससे रिलेटेड ऊपर के स्टेप पे पैर रखो। अगर तुम पहले ही हार्ड क्वेश्चन करने लग जाओगे, तुमसे जो ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही, अभी तो तुम्हें 11वीं की समझ में नहीं आ रही, जेईई मेंस में जब पूछोगे ठीक है। तो इसलिए पहले वो करो जो तुम्हें करवाया जा रहा है, उसमें मेहनत करो। जब वो मेहनत इतनी हो जाए कि तुम्हें समझ में आ गया, मैं कुछ भी दे दो सर करवा दूंगा, फिर उससे ऊपर चलो। और कह रहे थर्ड टर्म दे रखी है आपको, थर्ड टर्म मतलब AR2 दे रखी है, AR2 ये दे रखी है आपको पहले। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म। तो फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगी, A होगी, AR होगी, AR2 होगी, AR3 होगी, AR4 होगी, 5 ही तो था, 1 2 3 4 5, इनका प्रोडक्ट कह रहा है। तो ये होगी A5 और 4 और 3 7 और 9 और 1 10, 8 की पावर 10। इसमें से इसको ऐसे लिख के ऐसे लिख दूं क्या, भाई 5 हो सकती है ना, 5 इसमें थी, 5 इसमें, तो 5 को बाहर निकाल देंगे ऐसे। और AR2 तुम्हें पता है 4 है, तो 4 की पावर 5 कितनी होती है, 1 0 2 की पावर 10। आगे से समझना नहीं।
कह रहा है ये देख लो। ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं इसमें, जैसे एपी में आते थे एमएन वाले टर्म्स के थे क्वेश्चन, हमने करे थे क्लास 10 में खूब सारे। ऐसे इसमें पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म ऑफ जीपीआर एबीसी रेस्पेक्टिवली, है ना। अब यहाँ पर बस एक चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर पीएथ टर्म को ए ले रखा है, तो आप फर्स्ट टर्म को स्मॉल ए मत यूज़ करना, ठीक है ना। और फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन, तो आप nth टर्म को कैपिटल लिख लेना, ऐसा लिख लेना सारा ही, है ना। स्मॉल ए नहीं ले सकते, नहीं तो कट जाएगा वो मेरे से। तो अब आपके पास nth टर्म तो ये है, तो pth टर्म क्या होगी, जहाँ n है वहाँ पुट कर दो p, ये होगी। qth टर्म क्या होगी, ए आर की पावर q माइनस, rth टर्म क्या होगी, ए आर की पावर आर माइनस वन। अब यहाँ आर भी यूज कर रखा था ना, इसलिए स्मॉल आर नहीं लिया मैंने, कैपिटल आर लिया। स्मॉल आर भी नहीं लेना आपको, क्योंकि आर एफ टर्म भी दे रखी है उसमें। तो ये आपको ए दे रखा है, ये आपको बी दे रखा है, ये आपको सी दे रखा है। ये जो गिवन है इसको प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। ए बी सी की वैल्यू तीनों उठाओ और उसमें डाल दो जो दे रखा है। देखो कैसे, a की वैल्यू ये ली, ए आर की पावर p माइनस वन है ना, इसकी पावर में क्या है q माइनस आर, पहले सीख लो तो ज़्यादा अच्छा है। ए आर की पावर q माइनस वन, इसकी पावर में क्या दे रखा है r माइनस p दे रखा है ना। और ऐसे ए आर की पावर r माइनस वन, इसकी पावर में क्या दे रखा है p माइनस वन। क्या करा मैंने, a की वैल्यू ये थी, यहाँ डाल दी, b की वैल्यू ये थी, यहाँ डाल दी, c की वैल्यू ये थी, यहाँ डाल दी। सिंपल है, 1 के बराबर लाना है। अब क्योंकि अलग अलग है दो नंबर और पावर सेम है, तो आप इसको अलग अलग बांट सकते हो। p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, मल्टीप्लाई हो जाती है ना पावर। ऐसी ए आर की पावर p माइनस वन ए की पावर और r की पावर q माइनस वन इंटू आर माइनस p। ऐसे ही आप इसमें लिख लो a की पावर p माइनस क्यू इंटू आर की पावर r माइनस वन इंटू p माइनस क्यू। ठीक, अब जो a है इनकी सबकी पावर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड हो जाती है, सेम बेस पर पावर्स ऐड हो जाती है। तो एक तो ये हो गया जो आपको सबको ऐड कर दिया, और r में भी पावर ऐड हो जाती है क्योंकि सेम बेस है। ऐसे लिख लो, आप लिख सकते हो ना, समझ में आ गया कि नहीं। ये हो गया, और ये देखो p से p कट गया, q से q कट गया, r से r कट गया, a की पावर 0 आ गया। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लो, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर, ऐसी प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, प्लस पी आर माइनस आर क्यू माइनस पी प्लस क्यू। जो कटता हो काट दो, सारे कटेंगे। पी आर से पी आर कट जाएगा, क्यू प्लस से माइनस क्यू कट जाएगा, प्लस आर से माइनस आर कट जाएगा, क्यू आर प्लस से माइनस क्यू आर, सब कट गया, पी से पी कट गया। तो ये भी क्या होगी, a की पावर 0 इंटू आर की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 कितनी होती है, 1। आपको आ गया RHS। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, टफ नहीं है बिल्कुल भी, आसान सा क्वेश्चन है।